तो हमास टॉप कमांडर हानिये और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद की मौत ने यह साबित कर दिया है कि इजराइल ने अपनी उस नीति का मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है जहां पर उसे छेड़ने पर वो छोड़ता नहीं है। और इन सब के बीच ईरान की धरती पर, क्योंकि यहां पर हानिये का खात्मा हुआ है, तो ईरान और ईरान के प्रॉक्सी क्या इजराइल को चौतरफा घेरने का प्रयास शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 72 घंटों में इजराइल पर एक बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन इजराइल ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम तैयार हैं, क्योंकि ये वो इजराइल है जिसने ठीक 253 दिनों के बाद 6072 घंटे के अंदर ही अपने दुश्मन का खात्मा किया और ये बता दिया कि हम वो इजराइल हैं जो छेड़ते हैं अगर आप हमें, तो फिर हम समय रहते बदला जरूर ले लेते हैं। इजराइल ने ऐसा ही किया है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में भारत की तरफ से खास तौर से लेबनान में एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को तेल अवीव के लिए 8 अगस्त तक के लिए उड़ानों को रोक दिया है। इन सब के बीच इजराइल और ईरान प्रॉक्सी के बीच में जो युद्ध छिड़ने वाला है, उस युद्ध में किसकी जीत किसकी हार होगी, या एक बार फिर से इजराइल अपनी धमक और चमक को दुनिया के सामने रखेगा। आइए इसी पर करते हैं खुलकर बात। हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट्स, देश के जाने माने दो बड़े एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करती हूं कुलकर्णी सर आपके साथ, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है, हम हर बार एक सवाल बार बार करते हैं कि क्या विश्व युद्ध आने वाला है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो 72 घंटा है वो इजराइल के लिए कितना टफ होने वाला है। कुलकर्णी सर की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद अनम्यूट करना होगा उनको। जी कुलकर्णी सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ ओके। तो मैं जैसे कह रहा था कि स्थिति काफी नाजुक है, वॉलेटाइल सिचुएशन है। इजराइल जो मैं कहूंगा मधुमक्खी के छत्ते में 7 अक्टूबर को जैसे हमास ने उंगली दे दी और जिस प्रकार से उसके बाद इजराइल भनभनाया, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को भी लगा, और खासकर इजराइल के जो निवासी हैं उन्हें लगा कि इजराइल के जो मैं कहूंगा जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, वो सब फेल हो गई, इंटेलिजेंस फेल हुआ, इसलिए इस तरह की हरकतें हुई। उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल ने फिर दावा बोला हमास के ऊपर, और हमास ने जिस प्रकार से कहा कि हम इन जितने भी ज्यूज हैं इनको समुद्र में ढकेल देंगे, और इजराइल का कहना था कि हम हमास का खात्मा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि 1200 यहूदियों को मारना, 250 यहूदियों को हॉस्टेज बनाना, उसके बाद अब 40,000 हमास में तकरीबन सब मारे गए, इससे भी ज्यादा संख्या होगी, पर 40,000 वो कहते हैं। 1 लाख के ऊपर घायल हुए हैं, 20 लाख के आसपास लोग बेघर हुए हैं, पूरी गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। और अब इस वक्त जब इस्राइल जो है बार बार अगर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल हेड थे हमास के, कि किसी प्रकार से एक प्रकार सीज फायर लाया जाए, पर वो अपने तरीके से लाने की कोशिश कर रहे थे। पर अगर हम जब देखते हैं वैसे नहीं हुआ है। इस्राइल को जिस प्रकार से असैसिनेट किया गया है ईरान के धरती के ऊपर, और वो भी जब शपथ ग्रहण सेरेमनी के तुरंत बाद, इस साफ दर्शाता है कि इजराइल ने ईरान को भी एक तरीके से क्लियर वार्निंग दी, ये आप अगर दखलंदाजी आपके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। उससे पहले शुक्र को मारा जो नसरुल्लाह का राइट हैंड मैन था, उससे पहले 15 दिन पहले उन्होंने मोहम्मद डेफ को मारा, और अब उसका कहा है कि उन्होंने उसको खान यूनिस के बॉम्बिंग में उसकी मौत हो गई है। इजराइल ने अभी तक जो ईरान में हुआ है उसका उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि उन्होंने किया है या किसी और ने किया। लेकिन जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को मारा गया है, ये साफ दर्शाता है कि हमास की जो लीडरशिप है तकरीबन खत्म है। चाहे सिनवर जो है वो जरूर वो मास्टरमाइंड जो है 7 अक्टूबर का अभी भी है,
और जिस प्रकार से खालिद मशाल जो है, जिसको कहा जाता है कि अब हमास की जो नेतृत्व उसको दिया गया है, तो ये जो उथल उथल उधर हो रहा है, ईरान के जैसे सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा है कि हम तो बदला लेंगे, पर हम मुझे नहीं बदला लगता लेंगे, है। ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि स्पष्ट रूप से इजराइल ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इजराइल अपनी इसी पहचान के लिए जाना जाता है कि जब उसके राष्ट्रवाद पर या उसके अस्तित्व पर खतरा होता है तो वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति बन रही है, मैं गोयल सर आपके पास आ रही हूँ, परिस्थिति जो बनी हुई है खासतौर से मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल पर अब 8 अलग अलग फ्रंट से फुल स्केल हमला होने वाला है, और अगर मिडिल ईस्ट के ये जो तमाम देश है, वो चाहे ईरान के साथ साथ जो उसके प्रॉक्सीज है, खासतौर से अगर मैं लेबनान की बात करूं, यमन की बात करूं, सीरिया की बात करूं, बहरीन की बात करूं, ये अगर मिलकर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त स्थिति क्या बनेगी और उसका कितना बड़ा प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा?